नागादिरोगान् सततानुषक्तान् अशेषकाय प्रसृतान् शेषान् औत्सुक्यमोहारतिदाय जघान यो पूर्ववैद्याय नमोऽस्तु तस्मै। आयुर्वेद के प्रवर्तक श्री धन्वंतरी, चरकाचार्य, सुश्रुताचार्य, बागभट्टाचार्य और मेरे गुरु श्री आदरणीय श्री जमदग्नि सर, इन सबको प्रणाम करके आज का मैं लेक्चर चालू कर ले रही हूँ। आज का लेक्चर का हमारा सब्जेक्ट जो है, टॉपिक जो है, उसमें ग्रंथि रज और स्तन विद्रधि, ये दो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं। अभी एक ही लेक्चर में दो टॉपिक ऐसे आपको महसूस होगा, लेकिन ग्रंथि रज जितना छोटा टॉपिक दिखता है उतना छोटा है नहीं, वो बहुत बड़ा टॉपिक। जब भी हम पेशेंट्स को मेडिसिन देते हैं तभी वो रहता है, और इसी के लिए ये ग्रंथि रज का विचार करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वैसे देखा जाए तो जो शुक्र और रज की दृष्टि बताई गई है उसमें एक प्रकार जो है वो ग्रंथि रज का है, लेकिन यही एक प्रकार जो है बहुत प्रैक्टिस में या फिर पेशेंट्स को मेडिसिन देते वक्त बहुत ज्यादा सताता है, और इसी के लिए ये इम्पोर्टेंट है। इसके लिए हमने ग्रंथि रज ऐसा सब्जेक्ट लिया है, और उसके बाद में हम स्तन विद्रधि भी देखेंगे उसी के सहाय से। ओके, सो ग्रंथि रज, इसको हम जब देखेंगे तभी असमर्थ बीज ऐसे बोला है। वातादि कुणप ग्रंथि पूय क्षीण मलावयम बीजा समर्थम रेतहा अस्रहा अयम। सो अष्टांग हृदय में ये श्लोक आया है। वातादि कुणप ग्रंथि, वात आदि दोष, कुणप गंधी शुक्र या फिर रज, ग्रंथि रज, पूय रज, क्षीण रज, मलावय रज, ये सब जो बताए हैं प्रकार, रेत और अस्र के दृष्टि के उसमें बीज असमर्थता ऐसा बोला है। अभी हम सोचेंगे कि बीज ये क्या है। सो बीज का हम जब भी इजहार करेंगे तभी हम ऐसा सोचते हैं कि स्त्री बीज और पुरुष बीज, इसी को स्त्री बीज को ही रज या फिर स्त्री बीज को ही आर्तव बोला है, और जो पूरी ये जो है रेत जो है उसी को हम पुरुष बीज ऐसा बोलते हैं। लेकिन इधर अगर श्लोक में हम देखें ना तो बीज असमर्थ ऐसे बोला है, रेतः अस्रः अयम। इसका मतलब क्या है वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। बीज उत्पत्ति के लिए जो असमर्थ है ऐसे वाला ये दुष्ट रेत और दुष्ट रज है। सो ये बीज फिर कौन सा है? रज तो बन रहा है, रेत तो बन रहा है, तो फिर बीज कौन सा है? तो इसी के लिए हम बीज का जो उपयोग, शब्द का उपयोग करेंगे उसको फलित होने के बाद जो स्त्री और पुरुष बीज इकट्ठा आके जिसको हम बीज बोलते हैं, जिससे कि पूरा शरीर बाद में बन जाता है। सो ये बीज तैयार करने के लिए ये रेत और ये रज जो है वो असमर्थ है, और इसी के लिए इसको अशक्य बीज उत्पत्ति ऐसा बोला है। नॉट एबल टू गेट फर्टिलाइज ऐसा हम इसको बोल सकते हैं। आप बोलेंगे कि बीज का मतलब सभी जगह हम देखते हैं तो स्त्री बीज और पुरुष बीज में ओवम और स्पर्म इसके हिसाब से देखा जाता है, लेकिन इधर जो उल्लेख है कि असमर्थ बीज, इसका मतलब है बीज उत्पत्ति करने में ही वो कामयाब नहीं रहता है। सो इसी के लिए सीडलिंग फॉर्मेशन जिसको हम बोलते हैं वो नहीं होगा, गर्भ की उत्पत्ति नहीं होगी, और प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्ट ऐसा जो है वो उत्पन्न नहीं होगा, और इसी के कारण ये ग्रंथि रज जो है वो भी बीज असमर्थ है, प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्ट यानी गर्भ उत्पन्न नहीं कर पाता है, और इसी के लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद में हम देखेंगे कि रजो दृष्टि और दोष कौन कौन से बताए हैं। तो रजो दृष्टि जो है उसमें वातज, पित्तज, कफज, गुणपगंधी जो है वो रक्त के कारण रहता है। ग्रंथि रज जो है वो वात और कफ के कारण रहेगा। पूय रज जो है रक्त और पित्त के कारण रहता है। क्षीण रज जो है वो वात और पित्त के कारण रहता है, और मलावय जो है वो त्रिदोष बताया है। सो इसी में जो अलग अलग प्रकार के जो दृष्टि बताए हैं उसमें अलग अलग प्रकार के दोष भी बताए हैं। सो ये दोष और दृष्टि इसके हिसाब से जब भी देखा जाए तब
भी ये जो ग्रंथि रज जो है वो वातक अपच दोष से उत्पन्न होता है। ग्रंथि रज वातक अपच दोष, ये दोनों का जो संबंध है वो याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका इंसिडेंस कितना है, इतना इम्पोर्टेंस क्यों है इसका, ये भी देखना जरूरी है। सो जब भी एक सर्वे लिया जाता है कि पीरियड्स के दरम्यान किस किस को कौन कौन से तकलीफ ज्यादा होती है, सो उसमें अगर देखा जाए तो डिस्मेनोरिया जो है वो 73% दिखा जाता है। उसके बाद में जो है प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स यानी चिड़चिड़ापन या फिर बहुत भारीपन लगना, ब्रेस्ट में हेवीनेस लगना, ये जो है 51% में दिखता है। और पैसेज ऑफ क्लॉट्स जो ग्रंथि रज जो है ना वो 37% में दिखता है। सो इसमें जो जो कुछ भी डिस्कम्फर्ट है पीरियड्स के बारे में, वो सब जो डिस्कम्फर्ट्स है वो उसमें थर्ड रैंक जो है वो पैसेज ऑफ क्लॉट्स का है। और इसमें भी जो डिस्मेनोरिया बताते हैं उसमें भी जो कारण है डिस्मेनोरिया का, उसमें भी एक पैसेज ऑफ क्लॉट्स से कारण रहता है। इसी के कारण ये पैसेज ऑफ क्लॉट्स ये जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी रहता है ये सब्जेक्ट ट्रीट करने के लिए। इसमें डिस्मेनोरिया के कॉजेस कौन कौन से हैं ये हमको पहले देखने चाहिए। इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी डिस्मेनोरिया ऐसे दो टाइप्स हैं। प्राइमरी में जनरली यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के वजह से पेनफुल रहता है। डिस्मेनोरिया इज पेनफुल मेंस्ट्रुएशन ड्यू टू स्पैस्मोडिक कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द यूट्रस। जो पेन मालूम हो जाता है, जो पेन क्रिएट हो जाता है उसको प्राइमरी डिस्मेनोरिया ऐसा बोलते हैं। और सेकेंडरी डिस्मेनोरिया क्या है, तो वो जो है वो एंडोमेट्रियोसिस, एडेनोमाइसिस, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीजेस, फाइब्रॉइड्स और सर्वाइकल स्टेनोसिस ये कारण देखा जाता है। इसमें क्या है कि यूट्रस इज नॉट डायरेक्टली इन स्पैस्मोडिक पोजीशन, बट ड्यू टू ऑल दीज फैक्टर्स, ड्यू टू ऑल दीज 5 फैक्टर्स व्हाट हैपेंस कि यूट्रस जो है वो स्पैज्म में चला जाता है, कॉन्ट्रैक्शन में चला जाता है। बिकॉज ऑफ दैट पेन ज्यादा रहता है और उसी के कारण ये डिस्मेनोरिया रहता है। इसमें देखा जाए तो एंडोमेट्रियोसिस जो भी है वो रज जो है उसका गति का विकृति इसमें हम देख सकते हैं एंडोमेट्रियोसिस में। एडेनोमाइसिस में जो है वो एंडोमेट्रियल का लेयर है वो मायोमेट्रियम तक चला जाता है और इसी के लिए वो पेनफुल रहता है जब भी मेंस्ट्रुएशन होता है तभी। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीजेस का हम जब भी सोचते हैं तभी कुछ ना कुछ ऐसा इन्फ्लेमेशन इन पेल्विक एरिया रहता है। बिकॉज ऑफ दैट क्या होता है कि ये जो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीजेस है जैसे कि पीसीओडी है या फिर एडेजन्स है या फिर ब्रॉड लिगामेंट के कुछ अगर उसमें फाइब्रॉइड है वगैरह ऐसा अगर है, तो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीजेस के कारण बहुत बार ऐसा दिखता है कि ये पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीजेस के कारण पेनफुल मेंस्ट्रुएशन रहता है। फाइब्रॉइड जो है उसी के कारण भी पेनफुल मेंस्ट्रुएशन है ही। और सर्वाइकल स्टेनोसिस, जब भी सर्वाइकल स्टेनोसिस रहता है तभी जब भी ब्लीडिंग नीचे वजाइना में आता है यूट्रस के माध्यम से, तभी ये सर्वाइकल स्टेनोसिस के वजह से क्या होता है कि बराबर तरह से वो ब्लीडिंग नहीं होता है और फिर उसमें डिस्मेनोरिया दिखता है। सो ये अलग अलग कारण मॉडर्न साइंस के हिसाब से बताए गए हैं डिस्मेनोरिया के। और इसमें एक जो कारण है वो है क्लॉट्स। और इसमें ये क्लॉट्स क्यों बनते हैं या फिर उसका फिजियोलॉजी कैसी रहती है, तो इसमें नॉर्मली ये जो ब्लड वेसल है कि जो कुछ भी उसका लेंथ बढ़ गया है, उसका डायमीटर बढ़ गया है ड्यूरिंग प्री मेंस्ट्रुअल फेज, तभी जब भी मेंस्ट्रुएशन चालू हो जाता है तभी मेंस्ट्रुअल जो लेयर है, एंडोमेट्रियल जो लेयर है वो जब ये शेड ऑफ होता है तभी ये ब्लीड जो रहता है, ये ब्लीड के कारण वेसल ज्यादा ब्लीड नहीं हो जाए उसके लिए एक प्रोटीन रहता है, ये प्रोटीन के कारण उधर क्लॉट फॉर्मेशन रहता है। और ये क्लॉट जो है वो धीरे से बाद में लाइसिस होके निकल के नॉर्मल फ्री फ्लो ऑफ ब्लड रहता है। लेकिन कभी कभी ऐसा रहता है कि ये लाइसिस होने में टाइम ही नहीं रहता है और ये जो फ्लो है उसमें क्लॉट्स वैसे की वैसे ही निकलते हैं और इसमें ग्रंथि रज ऐसा हम देख सकते हैं। सो छोटे क्लॉट्स है, मिनिमल क्लॉट्स है, ऐसा भी अगर है तो भी वो जो रज का प्रवर्तन है वो हेवी ब्लीडिंग में हमेशा माना जाता है। हम बहुत बार जब भी केस टेकिंग लेते हैं ना तभी ऐसा देखते हैं कि पेशेंट को पूछते हैं क्लॉट्स निकलते हैं हाँ या ना, ऐसा पेशेंट बोलता है। फिर क्लॉट्स बड़े रहते हैं छोटे रहते हैं ऐसे पूछा जाता है।
तो छोटा है तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन छोटे भी क्लॉट्स है और क्वांटिटी में भी कम है तो भी ये क्लॉट अगर लाइसिस होके नहीं निकल रहा है तो इसका मतलब है कि ये ब्लीडिंग ज्यादा है। ये प्रोसेस क्यों रहता है? एंडोमेट्रियल जो लेयर है उससे बहुत ज्यादा ब्लीडिंग ना हो जाए उसके लिए ये क्लॉट प्रोसेस अंदर हुआ रहता है, फिर इसका लाइसिस होके ब्लीडिंग जो है वो ब्रैंक निकल आता है। सो इसी के कारण ये देखना भी ज्यादा जरूरी है कि ब्लीडिंग हेवी है या नहीं है। तो जब भी ब्लीडिंग विद क्लॉट्स है तो उसमें हमेशा हेवी ब्लीडिंग है ऐसा माना जाता है। और डिस्मेनोरिया के और भी क्या क्या सिम्टम्स रहते हैं, तो इसमें पेन इन एब्डोमेन बहुत ज्यादा पेनफुल रहता है। बहुत बार आजकल के जो लड़की लोग रहते हैं उसमें बहुत बार ऐसा देखा गया है कि इतना ज्यादा पेन उनको एब्डोमेन में रहता है, उसके वजह से पूरे 3 दिन सोते रहते हैं, कॉलेज में जाते नहीं है, इतना उनको तकलीफ रहता है। सो ये इतना तकलीफ क्यों है, तो इसका आयुर्वेद के हिसाब से कैसे विचार करना है वो मैं आपको नेक्स्ट बता दूंगी। सेकेंड है फीलिंग ऑफ प्रेशर इन एब्डोमेन। एब्डोमेन जो है वो एकदम फूला हुआ सा लगता है, जिसको हम आधान बोलते हैं, ऐसा उनको रहता है। इसमें क्या है टिपिकली कि वात की गति प्राकृत नहीं रहती है और वात की गति प्राकृत नहीं, उसके कारण ये एब्डोमेन जो प्रेशर हुआ फूला हुआ ऐसा लगता है। सो ये कारण जो है उसमें भी डिस्मेनोरिया दिखा जाता है। इसमें 2-3 सिम्टम्स रहते हैं। इसमें feelings in hips in the leg रहता है और कभी कभी नॉशिया, वॉमिटिंग एंड फटीग ये भी सिम्टम्स रहते हैं। जनरली देखा जाता है कि आयुर्वेद के हिसाब से जब भी हम रजो दृष्टि का निदान करते हैं तभी ये नॉशिया वॉमिटिंग जो है ना वो बहुत बार पित्तजर रजो दृष्टि में देखा जाता है और फटीग यानी थकान बहुत ज्यादा आना ये वातजर रजो दृष्टि में देखा जाता है। इसका आयुर्वेदिक हिसाब से ग्रंथि रज का कैसा विचार करना चाहिए, तो ग्रंथि रज का विचार जो है हमने ये देख लिया कि जो कुछ भी दृष्टि के अलग अलग प्रकार बताए हैं उसमें वातक कफज जो दृष्टि है उसमें ग्रंथि का विचार आया है। सो इसके हिसाब से हमने पूरे ग्रंथ में वातक कफज कौन कौन से दूसरे संप्राप्ति बताए हैं उसका भी विचार किया, उसको भी पूरा लर्न किया। तो उसमें वातक कफज दृष्टि रहने वाले कौन से डिसीजेस दिखते हैं, इसमें ज्वर है, रक्त पित्त, गुल्म, विसर्प और ग्रंथि ऐसा दिखता है, ग्रंथि विसर्प जिसको हम बोलते हैं। सो इसमें एक बात जरूर है कि ज्वर में, रक्त पित्त में, गुल्म में, विसर्प में इसको हमको टिपिकली हमको ये जो ग्रंथि रज है उसके बारे में ये डिसीजेस के बारे में सोचना पड़ता है। ग्रंथि रज है इसका मतलब हम बहुत बार ऐसा करते हैं कि पेशेंट का निदान जो है वो ग्रंथि रज ऐसा हम कर देते हैं, लेकिन कभी कभार ग्रंथि रज ये सिम्टम रहता है और पूरा शरीर में सार्वदेहिक अगर देखा जाए तो डिसीज जो है वो अलग दिखता है, जैसे कि ज्वर, रक्तपित्त, गुल्म, विसर्प, इसमें बहुत बार पेशेंट हमको निदान के रूप में दिखते हैं। तो ऐसा अगर निदान है तो उसका कैसे विचार करना है, क्या विचार करना है, ये बात सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत बार अगर ग्रंथि रज है तो ग्रंथि रज का ट्रीटमेंट दिया, ऐसा अगर करते हैं तो ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। इसके कारण क्या होता है, जब तक हम ट्रीटमेंट देते रहते तब तक पेशेंट ठीक है, मेडिसिन बंद करवाते हैं तो वापस पेशेंट्स को क्लॉट्स पास होना चालू हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, तो सार्वदेहिक निदान नहीं किया जाता है तभी ऐसी बातें हो जाती है। इसी के लिए ये सार्वदेहिक निदान करना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। तो सार्वदेहिक व्याधि में अगर हम देखेंगे तो उसमें ज्वर, रक्तपित्त, गुल्म, विसर्प और ग्रंथि यानी ग्रंथि रज ऐसे निदान हमको अलग अलग इसमें दिखते हैं। सो वातक कफज ज्वर का हम अगर विचार करेंगे तो उसमें तापहान्य रुचि पर्व शिरोरूप पीनस श्वसन कास विबंधाः शीत जाड्य तीव्र ब्रह्मतंद्रा श्लेष्मवात जनित ज्वरलिंगम। श्लेष्मवातज यानी कफवातज ज्वर के ये लक्षण बताए हैं। इसमें और कौन कौन से लक्षण देखते हैं कि तापहानि, इसमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर राइज नहीं है श्लेष्मवातज होने के कारण, बिकॉज कफ जो है वो भी शैत्य वाला है और वात जो है भी वो भी तत्र रुचो लघु शीतः ऐसा है, और इसी के कारण बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा हुआ है ऐसा नहीं दिखता है ज्वर में। पर्व शिरोरूप, पर्व में रुजा रहती है, शिरो रुजा रहती है।
पीनस, श्वसन, कास और विबंध ये लक्षण देखे जाते हैं। बहुत बार पेशेंट्स ऐसे भी हमको दिखते हैं कि जब भी पीरियड्स चालू हो जाते हैं तभी उनको सर्दी, खांसी, पीनस ये लक्षण दिखते हैं। तो इसका हम विचार अलग करते हैं और पीरियड्स का विचार अलग करते हैं, लेकिन पेशेंट को बताता है कि टिपिकली जब भी उनको पीरियड्स है तभी ये उनको सिम्टम्स दिखते हैं कि सर्दी, खांसी वगैरह रहती है। और ये सर्दी, ये पीनस जो है उसको हम अलग तरीके से देखते हैं और रज के एंगल से नहीं देखते हैं, और इसी के कारण ऐसा होता है कि वो बार बार चला जाता है। सो इसी के कारण हमको क्या देना है, तो इसमें अगर हम ज्वर का निदान करेंगे तो पीनस से इसमें आता है, ज्वर भी आता है और कफवात संक्रांति भी है। तो इसके हिसाब से, ज्वर के हिसाब से ये देखना चाहिए। शीत, जाड्य, तिमिर, भ्रम, तंद्रा, भ्रम थोड़ा सा चक्कर वगैरह रहता है ड्यू टू पैसेज ऑफ द ब्लड, और श्लेष्म वात ज्वर के ये लक्षण है। आप एक बार मुझे पूछेंगे कि ये ज्वर ही क्यों इधर आया, तो ज्वर जो है ना वो रस धातु से उत्पन्न है। रस प्रदोष व्याधि जो है उसमें ज्वर है। सो ये रज भी उत्पत्ति रज की जो होती है उसमें रज भी रस से उत्पन्न होता है। सो अगर रस धातु में विकृति है तो रज में भी विकृति दिखेगी, और रस धातु में विकृति है तो उसकी संप्राप्ति ज्वर में परिणत हो सकती है। और इसी के लिए वात कफ ज्वर का विचार ग्रंथि रज में करना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। और इसमें क्या बताया है कि तद्वत वात कफ शीतम दाहादिर दुस्तरस्तयोः, दो प्रकार के और अलग ज्वर अष्टांग हृदय में बताए हैं, जो कि शीत पूर्वक ज्वर और दाह पूर्वक ज्वर। हेलो 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 मॅडम, फक्त ते फुल स्क्रीन करू शकता स्लाइड? हा, पण ना माझा असा अनुभव आहे की फुल स्क्रीन केलं तर काही वेळेला स्क्रोल व्हायला प्रॉब्लेम येतो, कारण मग त्या एरो कीज बी होत नाही, म्हणून ती लेफ्ट साइडच्या ओके आपण हँग होऊन जातं कम्प्लीट. ओके ओके ठीक आहे, मी करते पण हँग झालं तर प्रॉब्लेम येईल. ओके सो तद्वत वात कफ शीतम दाहादिर दुस्तरस्तयोः ऐसा बोला है. सो शीत पूर्वक ज्वर जो वात कफ है उसमें टिपिकली इसका हमको विचार करना चाहिए. इसी के लिए ग्रंथिरज लेकर अगर पेशेंट आता है तो उसका निदान डिफरेंशियल डायग्नोसिस हमको जो करना है उसमें ग्रंथिरज सिम्टम है या ग्रंथिरज एक व्याधि है, इसका हिसाब से हमको ये देखना चाहिए. इसके बाद में वात कफ और कौन कौन से व्याधि है कि जिसमें हमको वात कफ संप्राप्ति मिलती है. सो कफ मारुत संसृष्टम असाध्यम उभयानयम अशक्य प्रतिलोम्यत्वात् अभावात् औषधस्य च. रक्त पित्त की जो संप्राप्ति है उसमें कफ मारुत संसृष्ट यानी कफ वातज जो रक्त पित्त है वो असाध्य है, क्योंकि वो उभयानयम ऐसा बोला है. उभय जो बताते हैं उसमें, और अशक्य प्रतिलोम्यत्वात् प्रतिलोम नहीं कर सकते हैं इसमें. अगर उभय जगह से अगर ये हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, तो इसी के लिए ये जो है वो संप्राप्ति थोड़ी सी कष्ट साध्य ऐसी बताई गई है. सो कुछ पेशेंट्स ऐसे भी हमको देखते हैं प्रैक्टिकली कि एक पेशेंट को मैं जरूर आपको बताना चाहूंगी कि जो पेशेंट थी ना वो हमेशा पीरियड्स के टाइम उसको नेजल ब्लीडिंग रहता था, ऐसी कंप्लेंट लेके वो आते थे. पीरियड्स है और नेजल ब्लीडिंग है तो उसमें उसको पीरियड्स के टाइम बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी, पूरा सोते रहती थी, और एक बात है कि उसमें ब्लड भी पास होते थे. सो अगर मैंने खुद अगर उसको इतना ही सोचा कि ये जो है ये ग्रंथिरज है और ग्रंथिरज के लिए अगर मैंने ग्रंथिरज की चिकित्सा दे दी तो ग्रंथिरज थोड़े बहुत प्रमाण में कम आ जाएगा जब तक मेरी चिकित्सा चालू है तब तक. लेकिन अगर मैं उसका निदान रक्तपित्त ऐसा करती हूँ तो उसमें क्या रहता है कि मैं निदान के हिसाब से उसका पैथोलॉजी कैसी है, संप्राप्ति कैसी है, उसके हिसाब से अगर मैं उसको निदान करके दबा देती हूँ ना तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आ जाता है. तो इसी के लिए रक्तपित्त ऐसा निदान करके उसमें दाड़िमा स्वरस जो रहता है पुष्प का, दाड़िमा पुष्प स्वरस जो है उसका पूरे महीने तक उसको नर्स से दे दिया था. पुष्प स्वरस का सिद्ध मेडिसिन, ये की बेस्ट मेडिसिन, या फिर अपन दाड़िमा पुष्प स्वरस सिद्ध घृत ऐसा बोल सकते हैं. तो उसका अगर इसमें नस्ते दे दिया
तो इसमें ऐसा दिखता है कि रक्तपित्त की संप्राप्ति भी कम हो जाती है और नेजल ब्लीडिंग और उसके साथ में ही ब्लीडिंग विद क्लॉट्स, ये दोनों सिम्टम्स एक ही मेडिसिन से अच्छे से कम हो जाते हैं। उसके साथ में जो है वो लूथरन नाकेशर मुस्ता, लोनी और खड़ी साकर की लोनी बटर जो है ना, वो जो पास्चराइज किया हुआ रहता है या फिर उसमें सॉल्ट डाला जाता है, वो बटर नहीं, घर पर जो बनाते हैं लोनी जिसको मराठी में बोलते हैं, वो लोनी और साकर से इसको दिया था लूथरन नाकेशर और मुस्ता। ये देने से क्या होता है कि रक्तपित्त की संप्राप्ति जो है वो कम हो जाती है। रक्तपित्त की संप्राप्ति कम आ जाती है, रिवर्स हो जाती है, तो उसमें हमको ऐसा दिखता है कि पेशेंट जो है वो 2-3 महीना कंटिन्यूस अगर मेडिसिन लेता है तो तीसरे चौथे महीने से उसको ये दोनों में से एक ही सिम्टम नहीं दिखता है, जिसमें उसको नेजल ब्लीडिंग भी है और उसको रजत प्रवृत्ति विद क्लॉट्स भी है, ऐसा दोनों भी नहीं दिखता है। सो इसके लिए इसका निदान जो है वो बरोबर तरह से होना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। और भी अगर रक्तपित्त है तो उसका और भी एक बहुत अच्छा सा परिणाम दिखता है, उसमें जो गोपी चंदन रहता है ना, उसका लेप लोअर एब्डोमेन पे किया जाता है। अगर गोपी चंदन का लेप लोअर एब्डोमेन में करते हैं तो ब्लीडिंग विद क्लॉट्स, ये सिम्टम जो है वो कम आने में बहुत ज्यादा मदद हो जाती है। इसी के लिए निदान अपना बराबर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसमें और भी एक दिखता है कि जो गुल्म करके बोला है, सो उसमें तयस्तु द्वंद्वोत्थाः गुल्माः संसृष्ट लक्षणाः सर्वजः तीव्र रुक्ताः शीघ्रपाकी घन उन्नतः। गुल्म जब हम बोलते हैं ना, तो गुल्म का मतलब हम बहुत बार फाइब्रॉइड से उसको कंपेरेटिव में रखते हैं। तो फाइब्रॉइड जो है ना, वो गुल्म में कुछ कुछ अलग टाइप जो है वो बैठते हैं ना, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन गुल्म जो है ना, कोई भी दोष का एग्रीगेशन जो है उसको हम गुल्म बोलेंगे। अगर इसमें वात और कफ का एग्रीगेशन होता है तो उसमें मूर्त ऐसा गुल्म बहुत बार नहीं दिखता है, लेकिन पेशेंट ऐसा फील करती है कि उसको पीरियड्स के टाइम कुछ ना कुछ ऐसा क्रैम्प जैसा आ जाता है या फिर गोळा येणं असं मराठीमध्ये म्हटलं जातं। द पेशेंट फील्स लाइक कि अंदर कुछ स्टोनी फीलिंग कुछ उसको रहता है। अगर उसमें सोनोग्राफी वगैरह किया जाए तो उसमें दिखता है कि ऐसा कुछ सॉलिड मास ऐसा कुछ नहीं है, तो ये क्या है, तो इसको हम गुल्म बोलेंगे। क्योंकि कैसा है कि वात और कफ कई समुच्चना होने के वजह से वो वात जो है वो कफ को लेकर लोअर एब्डोमेन में अपान के क्षेत्र में जब भी संचार करता है तब ये गुल्म जैसी संप्राप्ति दिखती है। और इसी के कारण हमको ऐसा दिखता है कि ये गुल्म के कारण उसको पेन भी है और उसको ऐसा टिपिकली क्रैम्प्स या फिर ये जो हम बोलते हैं कि जिसमें उसको पेन है टिपिकली और गुल्म जैसा फीलिंग वो बताती है। इसमें गुल्म का निदान अगर किया जाए तो गुल्म के हिसाब से अगर मेडिसिन दिया जाए तो पेशेंट बहुत ज्यादा जल्दी ठीक होने की संभावना ज्यादा होती है। इसी के कारण ग्रंथि रजा अगर है तो अलग अलग हिसाब के जो निदान है उसको हमको देखना चाहिए। और भी एक है कि वातक कफज जो बोला है उसमें कपेन पवनो विद्वा तम बहुधा कफम ऐसा बोला है। विसर्प की जो संप्राप्ति है जिसमें वातक कफज विसर्प है, तो उसमें वातक कफज विसर्प जब भी हम देखते हैं तभी वातक कफज विसर्प में उसकी जो गति है वो कफ के कारण बहुत ज्यादा रहती है ऐसे नहीं, लेकिन ग्रंथि जैसा वो उसमें संभव रहता है, इसी के लिए इसको ग्रंथि विसर्प भी ऐसा बोलते हैं। इसमें हम देखेंगे कि आप बोलेंगे विसर्प का इधर क्या है, संबंध क्या है ऐसा, तो विसर्प जब भी हम देखेंगे ना तभी उसमें टिपिकल क्या बोलते हैं पूरा जैसा या फिर एक्ने टाइप या फिर ऐसा एक रैश आ जाता है कि जो बहुत स्प्रेड हो जाता है, लेकिन इधर रैश वगैरह कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी पेशेंट कभी कभी ऐसा कंप्लेंट करती है कि एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन ओनली उसको ये रैशेस आ जाते हैं बॉडी के ऊपर, जिसको हम पित्त उठने या अर्टिकेरिया जैसा बोल सकते हैं। तो इसी को भी हम ये अलग टाइप के विसर्प में विसर्प के हिसाब से विसर्प के एंगल से उसको देख सकते हैं। तो इसमें हमको क्या करना है, तो रक्त तुष्टि की चिकित्सा हमको इधर करनी है। सो ये अगर केसेस है, अगर ऐसे रैशेस है और ब्लड क्लॉट्स उसको पास हो रहे हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, तो उसको क्या करना है, तो टिपिकली वो शतद्रुत जो है उसका लेप जो है उसके लोअर एब्डोमेन को लगाना है।
या फिर दुर्वा और तंडुल तांदूळ जे असतात उसका लेप अगर लोअर एब्डोमेन पे किया जाता है तो ये जो रैशेस है वो भी कम आ जाते हैं। और दूसरी बात है कि इसमें वो पेन एंड क्लॉट्स भी कम आ जाता है। विसर्प का कारण ही प्रमुख जो है उसमें रक्त दूषित ऐसा है, तो उसको खाने पीने का परहेज बताना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। उसमें फर्मेंटेड जो जो कुछ भी बातें हैं, इडली डोसा ढोकला वगैरह, ये उसको अवॉइड करनी है। बाहर का रोड साइड जो फूड रहता है वो भी उसको अवॉइड करना चाहिए। तो विसर्प के कारण जो हम देखते हैं कि निदान विसर्प है और ब्लीडिंग विद क्लॉट्स है, ऐसा अगर है तो उसमें बहुत ज्यादा रिजल्ट सबको अच्छे दिखते हैं। और भी एक है कि वात कफज जिसको हम बोलते हैं वो ग्रहणी है। ग्रहणी कफज ग्रहणी जिसको बोलते हैं, श्लेष्मणा पच्यते दुःखम अन्नम छर्दी ही अरोचकः। ग्रहणी में क्या है कि कफज ग्रहणी में अन्नम दुखे न पच्यते, अन्न जो है उसका पचन नहीं हो रहा है, उसमें छर्दी और अरोचक ये दोनों बातें दिखाई जाती हैं। लेकिन ये इसका इधर क्या डायरेक्टली संबंध है मैं आपको बताना चाहूंगी। ग्रहणी जो है उसमें हम जब भी ग्रहणी के बारे में सोचते हैं तो वो एक महत्वपूर्ण अवयव है जो कि अन्न का पचन करता है, राइट। सो उसमें अन्नम गृह्णाति पचति विवेचयति मुंचति, ग्रहणा ग्रहणी मता ऐसा बोलना है। सो ये जो है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है। इसका कारण ये है कि आहार के पचन से ही आहार रस बनेगा और आहार रस के ऊपर रस धात्वक में काम करेगा तो रस बनेगा और रस से रज बनेगा। सो अगर आहार रस ही अच्छा नहीं बनता है तो इसके कारण रस धातु बिगड़ जाता है और रस धातु दृष्टि होने के कारण रज में भी दृष्टि दिखती है। बहुत पेशेंट्स 80 to 85% पेशेंट्स ऐसे दिखते हैं कि जिसमें पीरियड्स की तकलीफ है, क्लॉट्स है, तो उसमें अगर पूरा सार्वजनिक निदान किया जाए तो कफज ग्रहणी के पेशेंट्स उसमें मिलते हैं। अभी हम ऐसा सोचेंगे कि ये ग्रहणी जो है वो समान अधिष्ठित है और वो जो अग्नि है जो पाचक अग्नि है जो पचन कर रहा है तो उसी का शोष्यमानत्व जो है ना उसी के कारण ये रज जो है उसका पाचन हो जाता है। जिसमें रज में हम ये 3 स्टेजेस दिखते हैं, नवरज और दूसरा जो है प्रसाद रूप रज और उसके बाद में जो है वो पुराण रूप रज। सो नवरज की उत्पत्ति प्रसाद रूप रज उसमें परिवर्तन हो जाना और प्रसाद रूप रज का पुराण रज में परिवर्तन हो जाना। ये परिवर्तन होने के लिए कोई तो अग्नि की उधर आवश्यकता है, राइट। सो ये अग्नि कौन सा है, तो ये जो अग्नि है ये शोष्यमान अग्नि है जिसके कारण ये नवरज से प्रसाद रूप रज से पुराण रज में परिवर्तित हो जाता है। अगर ग्रहणी में कफज ग्रहणी अगर पेशेंट को है तो ये शोष्यमानत्व भी अच्छा नहीं रहता है बिकॉज वात के एरिया में जो पक्वाशय है उधर के एरिया में ये कफज चला आता है और उसी के कारण शैत्य उधर बना रहता है, उसका विपाक भी बिल्कुल बराबर नहीं रहता है, कटु विपाक पे वो पक्वाशय नहीं रहता है। कफ आने के कारण उधर माधुर्य आ जाता है, माधुर्य जो है वो शैत्य से जुड़ा है। सो उसी के कारण अगर ये शोष्यमानत्व भी अच्छा नहीं है तो नवरज में से पूरा प्रसाद रूप रज जो बनना है ये कन्वर्जन जो है वो अच्छे से नहीं बनता है। इसी के लिए एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो हम जिसको बोलते हैं और जो ट्रिपल लेयर होना चाहिए वो प्रसाद रूप नहीं रहती है और बाद में भी जाके इसका परिणाम जो पुराण रज में होना है ये पुराण रज भी सामता वाला रज उत्पन्न होता है और ये साम रज होने के कारण जब भी वो बाहर निकलता है तभी भी उत्पन्न कर देता है। और इसी के लिए ये ग्रहणी का निदान जो है सार्वजनिक रूप से देखा जाए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है। और इसी के कारण ये जो बातें हैं कि कौन कौन से अलग अलग डिसीजेस शरीर में वात कफज संप्राप्ति वाले हैं तो इसमें ये चीजें देखी जाती है। ग्रंथि रज की हम अगर व्यवहार में लक्षण देखेंगे तो ज्वर विसर्प और ज्वर की लक्षण हम देखेंगे तो उसमें अरुचि पर्वरूप शिरोरूप पीनस श्वसन कास तंद्रा भ्रम तिमिर जाड्य विबंध ये सब जो बातें हैं ना वो ग्रंथि रज में भी हमको दिखती है।
विसर्प में देखा जाए तो ज्वर, वेदना, मोह, विवरणता, मूर्छा, अंगमर्द, अग्निमांद्य, ये विसर्प की जो पेशेंट्स की हम बातें देखते हैं तो उसमें हमको जरूर ये बातें दिखती है। और गुल्म जो है उसमें विशेषत्वा ने तीव्र वेदना, ये जो बातें थी वो दिखती है। इसी के लिए सार्वजनिक निदान पेशेंट का करना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। अभी इसमें हम चिकित्सा तत्व रज के लिए क्या क्या करेंगे उसको सोचना है। हम जब ये सोचते हैं कि दोष धातु के हिसाब से चिकित्सा दी जाती है, तो दोष जो है वो इसमें वायु है जो कि समान वायु और अपान वायु है। समान वायु कौन सा है, वो ग्रहणी के एंगल से हमने उसको देख लिया है, और ये स्थान जो है वो अपान का ही है। और इसी के लिए चिकित्सा करते वक्त समान और अपान ये दोनों वायु हमको ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। और भी एक है कि चिकित्सा करते वक्त कौन सा कफ उसमें हमको देखना है, तो क्लेदक और बोधक ये दोनों कफ जो है वो महत्वपूर्ण है। आप पूछेंगे ये क्लेदक क्या है, बोधक क्या है, इधर क्या संबंध है उसका। बोधक को रसना स्थायी ऐसा बोला है, रसना में बोधक स्थान है, और क्लेदक जो है वो आमाशय में और वो अन्न का संघात जो है वो कर देता है। सो ये दोनों जो है ना वो अन्न पचन करने वाले कफ है, बराबर। दूसरी बात ऐसा है, बोधक कफ जब ये शरीर में अपने रसना के ऊपर यानी जिह्वा के ऊपर है तो वो रस का ज्ञान कर देता है। जब भी ग्रंथि रज है तभी क्या है कि रस का अज्ञान या फिर अरुचि ये लक्षण पाया जाता है। अगर ये लक्षण है तो बोधक कफ बिगड़ गया है, इसके कारण ये अरुचि है। ये क्यों बिगड़ गया है, सामता है इसके कारण। सामता क्यों है, ग्रहणी विकृति इसके कारण। सो इसी संप्राप्ति जो है ना वो हमको मिल जाती है, और इसी के कारण ये कफ जो है उसमें बोधक और क्लेदक के दोनों का विचार करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और भी एक क्या बोलते हैं सिमिलैरिटी मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये बोधक कफ जो है ना मराठी में इसको लाड़ ऐसा हम बोल सकते हैं। तो ये बोधक कफ है, इसकी एनालॉजी शुक्र को है। अगर हम छोटे बच्चे जब भी थे अपने कभी मालूम रहेगा आपको, सोचा रहेगा तो गिरते थे कुछ लगता था ना तो ऐसा करके बोधक कफ उधर लगा दिया जाता था और वो इमीडिएटली हील हो जाता थे जो कुछ भी खा रहे थे वो। और भी कुछ भी बाजीकरण जो द्रव्य है उसमें जो अश्व रहता है उसका जो बोधक कफ है उसकी जो लाड़ है उसकी जो सलाइवा है उसमें औषध का भावना देकर औषध बनाने के लिए होता है। सो ये बोधक कफ का गामित्व जो है वो शुक्र के इधर है, इसी के लिए बोधक कफ का विचार इसमें जरूरी रहता है। धातु का जब भी सोचेंगे तो रस धातु, बिकॉज रस धातु से ही रजु उत्पन्न होगा। स्थान जो है वो गर्भाशय और ग्रहणी महत्वपूर्ण है। आप पूछेंगे ग्रहणी क्यों, तो गर्भाशय बीच में है, उसके आगे जो है वो ब्लैडर है, उसके पीछे जो है वो रेक्टम है, और तीनों के ऊपर से एक ही कवरिंग जाता है। और इसी के कारण क्या होता है कि गर्भाशय के कुछ भी इन्फेक्शन है तो उसका परिणाम ब्लैडर के ऊपर आता है, या फिर उसका परिणाम जो है वो रेक्टम के ऊपर आता है, या फिर पक्वाशय में जो कुछ भी इन्फेक्शन है उसका परिणाम जो है वो इसमें गर्भाशय में और ब्लैडर पे आ जाते हैं। ऐसे एक दूसरे के ऊपर इसके परिणाम देखे जाते हैं। और ग्रहणी का संबंध क्या है वो तो मैंने आपको सब एक्सप्लेन करवाया है। इसी के कारण स्थान का सोचेंगे तो ग्रहणी और गर्भाशय ये दोनों का विशेष हम सोचेंगे। और मल के हिसाब से कभी देखा जाए तो मल जो है उसमें रसमल कफ इसका विचार करेंगे। रस के जो धात्वग्नि काम करते हैं तभी उसमें उदीरण जो रहता है वो कफ का रहता है। मूत्र और पुरुष ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मूत्र और पुरुष के ही अपान क्षेत्र में है, और ये अपान क्षेत्र में ही रज का प्रवर्तन होता है। इसी के लिए मूत्र में अगर कुछ प्रवर्तन में या फिर मूत्र की उत्पत्ति में अगर कुछ बिगाड़ है तो हमको ऐसा दिखता है कि ग्रंथि रज या फिर रज प्रवृत्ति में भी उसमें बिगाड़ दिख जाता है। और एक बात है वो पुराण रज का सूचना चाहिए, जैसे कि ग्रहणी के ऊपर ये रज का फंक्शन हमने देख लिया। तो वैसे ये चिकित्सा तत्वों में टिपिकली हमको दोष, धातु, मल और स्थान ये चार बातें जो है वो देखना महत्वपूर्ण है।
स्क्रोल होत नाहीये मगाशी सांगितल्याप्रमाणे. मी नेक्स्ट स्लाइड हे घेते बोलायला, सो त्याच्याप्रमाणे सांगते, बघूयात आपण. त्याच्यामध्ये ग्रंथिरजाची चिकित्सा करत असताना ग्रंथिरज की चिकित्सा हम करते हैं तभी स्निग्धम वांतम विरिक्तंच निरूढम अनुवासितम वर्जयेत शुक्र दोषातम सम्यक उत्तरवस्थितिः. हॅलो हॅलो, हा सर, मी ते फुल स्क्रीन मोड हे करते, एक्झिट करते. चालेल मॅडम, फुल स्क्रीन मोड नको, असंच ठेवा. हा येस. स्निग्धम वांतम विरिक्तंच निरूढम अनुवासितम योजयेत शुक्र दोषातम सम्यक उत्तरवस्थितिः. ग्रंथिरज या फिर कोई भी रज दुष्टि की जो चिकित्सा सूत्र या थंब रूल जो बताया है वो स्निग्धम स्नेहन करके, वांतम यानी वमन करके, विरिक्तम इसका मतलब है विरेचन देके, निरूह और अनुवासन बस्ती देनी चाहिए. किसमें देना है तो योजयेत शुक्र दोषातम, शुक्र के दोष ये जो कुछ भी 8 बताए हैं वातादि गुणपग्रंथि, उसमें ये थंब रूल है कि ये इसी पद्धति से चिकित्सा देनी चाहिए. सो इसमें ग्रंथिरज की चिकित्सा हम जब भी देखेंगे तभी पलाश भस्मास्म भिदा ग्रंथाभे पूय रेतसी, ये एक रेफरेंस है अष्टांग हृदय का. पलाश का भस्म और अश्म भिद यानी पाषाण भेद, ये दोनों का कॉम्बिनेशन करके यूज करना चाहिए ग्रंथिरजा में. पलाश का भस्म जो है हम अगर देखेंगे तो पलाश जो है ना वो उसको अच्छे से फ्लावर रहते हैं. ये जो फ्लावर्स है ना उसको पलाश पुष्पासव ऐसा भी एक मेडिसिन बनाया जाता है जो कि ये यूट्रस के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है. और अश्म भेद जो है पाषाण भेद जिसको हम बोलते हैं, ये पाषाण भेद ज्यादातर के हम देखते हैं कि यूरिनरी स्टोन्स में वगैरह हम यूज करते हैं. लेकिन यूरिनरी स्टोन्स में जो बनते हैं वो भी एक ग्रंथि जैसी संप्राप्ति बनती है, तो उसको भेदन करने में जैसे कामयाब रहता है पाषाण भेद, वैसे ही ग्रंथिरज की जो ग्रंथि है उसको भेद करने के लिए पाषाण भेद का काम आता है. और इसी के लिए पलाश भस्म और अश्म भेद इसका पाषाण भेद, ये जो दोनों है ये हमको बताया है कि इसमें लेना चाहिए. और भी एक ग्रंथिरज का चिकित्सा सूत्र आया है इसमें, पिबेत ग्रंथार्तवे पाठा योक्ष वृषक जमजनम. ग्रंथि आर्तव अगर है तो उसमें पाठा, व्योष और वृषक इसका मतलब है वासा, इसका जल लेना चाहिए. पाठा व्योष, व्योष मतलब त्रिकटु, सो त्रिकटु वासा और पाठा इसका कॉम्बिनेशन जो है उसका स्वाद करके उसका जल बना के उसमें देना चाहिए. ये जो योग है ये प्रैक्टिस में बहुत बार, कम से कम 1000 बार तो यूज किया है. इसका परिणाम बहुत ही अच्छा आता है. कंटिन्यूअसली अगर 3 महीने ये योग अगर हम देते हैं पेशेंट को तो उसमें ऐसा देखा जाता है कि मेडिसिन जब भी रुकवाता है उसके बाद में भी ग्रंथिरज की तकलीफ पेशेंट को नहीं रहती है. सो पिबेत ग्रंथार्तवे पाठा योक्ष वृषक जमजनम. इसमें ग्रंथिरज की चिकित्सा हमको जब भी देखनी है तभी क्या क्या करना है तो वमन, विरेचन, उत्तर बस्ती और ये बोला है. सो इसमें वमन अगर देना है ना तो हमको 2-3 बातें ही हमारे दिमाग में, मेरे तरफ से दिमाग में रहती है. इसमें यष्टि, मधु, मदन फल और वचा ये जो है वो कॉम्बिनेशन कंटिन्यूअसली यूज करवाते रहते हैं. लेकिन वमन को गण जो है बताया वो अलग अलग चीजों का, अलग अलग द्रव्यों का बताया. वो गण पूरा हमको कभी कभी तो पढ़ना चाहिए. इसमें मदन मधुकलंबा, निंब, बिंबी, विशाला, कुसकुटच मुंगवा, देवदानी, कृमिघा, विदुल दहन चित्रा, कौचवत्यव करंजहा, गण लवण वचैला, सर्षकाश्चर्दनानी, ऐसा है. तो इसमें अगर ग्रंथिरज में यूज करना है तो विडंग और नींब बहुत ज्यादा अच्छे काम करते हैं जब भी वमन देना है तभी. ग्रंथिरज हमने एक निदान उसका रक्तपित्त ऐसा होता है ये देख लिया है. सो तभी अगर वमन देना है तो उसमें विडंग और नींब का अगर वमन दिया जाए तो इसमें बहुत रिजल्ट अच्छे दिखते हैं. विडंग है वो टिपिकली कृमिघ्न है और कृमि जो है वो उत्पत्ति किधर रहती है तो पक्वाशय में रहती है. सो पक्वाशय में कृमि क्यों उत्पन्न होंगे अगर उनको फेवरेबल कंडीशन है तो. ये फेवरेबल कंडीशन कौन सी है जब ये उधर कफ है तो. अगर पक्वाशय में कफ है तो उसको कंडीशन में क्या हम बोलते हैं ग्रहणी. तो इसी के कारण ग्रहणी अच्छी होने के लिए विडंग का हमको ये देना चाहिए, वमन देना चाहिए. निम्ब जो है वो उत्तम ज्वरघ्न है, रस धातु अच्छा करने वाला है. रस धातु का सामता का पाचन करने के लिए ये नींब का वमन अगर करते हैं पेशेंट्स में
तो पेशेंट्स में रिजल्ट बहुत अच्छे दिखते हैं। इसी के लिए जो एकदम क्या बोलते हैं ना कि यूज्ड दवा है उसको थोड़ा सा हटके, थोड़ा सा अलग ग्रंथों से अगर हम निकाल के यूज करते हैं तो उसका परिणाम हम बहुत अच्छा आता है, ऐसा देखते हैं। अगर विरेचन देना है पेशेंट को, फ्लो बराबर नहीं हो रहा है, पित्त है, चिड़चिड़ापन है, तो उसमें विरेचन देते टाइप्स में कभी क्या करना है, तो आरगवत, लोथ, कंपितक और दूध, ये बला है विरेचन के लिए अलग अलग लोग आते हैं। तो इसमें विरेचन देना है तो अपयादी मोदक या फिर इच्छा देवी ही हम सोचते हैं, लेकिन इतना तीक्ष्ण विरेचन इसमें नहीं देना है। तो क्या करना है, अरगवत जो है ना वो ये कौन सा वसंत रूप में बहुत अच्छे से उसके फ्लावर्स रहते हैं, उसके बाद में उसको बहुत अच्छे से वो शेंग लगते हैं, तो वो शेंग कलेक्ट करके लाके रखना है और उसका जो मगज रहता है उसका खोल बना के उसका पानी बना के अगर पेशेंट को दिया जाए तो विरेचन जो है वो भी सुख विरेचन होता है और पित्त शमन रहता है, उसके लिए अरगवत देना बहुत अच्छी बात है। वैसे ही लोध्र और कंपिलक ये भी यूज कर सकते हैं। कंपिलक भी तुमिक न है तो ग्रहणी के हिसाब से अगर पेशेंट ग्रंथि रचन में लैंड अप हो रहा है तो कंपिलक का हम विरेचन दे सकते हैं। दूध जो है वो भी अच्छा पैलेटिव है, जो कुछ भी छोटे पेशेंट्स रहते हैं यानी एज कम है 16 18 ऐसा अगर है तो उसमें दूध का विरेचन हम दे सकते हैं। उत्तर बस्ती बोला है, लेकिन उत्तर बस्ती जो है ना आफ्टर मैरिज ही दे सकते हैं। तो इसी के लिए उत्तर बस्ती का विचार अगर करना है तो ग्रंथि रज के कारण बीज असमर्थत्व है यानी इनफर्टिलिटी है, बीज बन नहीं रहा है, फर्टाइल नहीं हो रहा है, तो वैसे कंडीशंस में उत्तर बस्ती हम दे सकते हैं। इससे जो उत्तर बस्ती है ना वैसा हितारी गंधरी क्षीरपाक जो है वो क्षीरपाक को उत्तर बस्ती वजाइनल रूट जैसा अगर दिया जाए तो ग्रंथि रज की चिकित्सा में बहुत ज्यादा फायदा दिखता है और कंसेप्ट भी हो जाती है। हमारे पास एक पेशेंट आई थी, उसमें ऐसे ही था कि बहुत ज्यादा क्लॉट्स उसको पास होते थे और कंसीव नहीं होती थी, टेस्टिंग को आई थी वो कंसीव होना है करके आई थी। तो उसमें ये देखा गया था कि उसका निदान जो है भागवत हिसाब से देखा जाए तो ग्रहणी था, तो उसमें ग्रहणी है और अगर क्लॉट्स पास हो रहे हैं और उसको कंसीव होना है तो बिल्वादी तैल करके एक आया है जिसमें जो बिल्व रहता है ना उसके फल का मगज यूज किया है। तो बिल्वादी तैल अगर पूरे शरीर को भी लगाते हैं ना तो उसका परिणाम अग्नि अच्छा होने के लिए रहता है। वैसे ही उत्तर बस्ती में अगर बिल्वादी तेल दिया जाता है तो ऑटोक्लेव वगैरह करके पूरा 5 cc अगर पूरा इंटरप्राइन भी दिया जाता है तो उसका परिणाम जो है वो अच्छा दिखता है। दूसरी बात है गुल्मा भी कम करने के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है और इसी के कारण अगर छोटे फाइब्रॉइड्स हो रहे शरीर में यूट्रस में और उसी के कारण अगर बहुत ज्यादा क्लॉट्स हो गए तो ये उत्तर बस्ती का बहुत ज्यादा फायदा इसमें दिखता है। बस्ती जो देना है वो एक सर्वसमावेशी करते दर्शन और भागवत का बस्ती इसमें देख सकते हैं। और भी बस्ती है कि जो कल्पस्थान में बताए हैं उसका परिणाम बहुत अच्छा दिखता है, जैसे कि मुस्तादी यापन है, रातना प्रसादी है, ये बस्ती का परिणाम बहुत पेशेंट्स में हमने देखा है तो बहुत अच्छा दिखता है। रासनादी जो है इसमें ये दाह अतिसार प्रदर अस्र पित्त पांडुरोगा विषम ध्वनिच, ऐसा रासना प्रसादी जो बस्ती है उसका फलश्रुति आया है। इसमें और भी है कि मूत्र ग्रह कामला आदि सर्व आमया पित्त कृतानि। सो इसमें क्या है कि रासना प्रसादी बस्ती जब भी हम देखते हैं तभी रक्त पित्त भी वो कम करने में मदद करता है, पांडु भी कम करने में मदद करता है, वैसे ही ज्वर कम करने में मदद करता है, मूत्र और मूलमल ये भी कम करने में मदद करता है। तो हम ये देखते हैं कि ये सब जो फलश्रुति है ना इसका अगर हम ये ग्रंथि रज के एंगल से विचार करेंगे तो परफेक्ट जो म्हणते बोलते ना एकदम मैचिंग मेडिसिन रहता है, ये मेडिसिन हम यूज करते हैं बस्ती के लिए। तो इसमें बहुत रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे से हमको दिखते हैं। इसमें और एक द्रव्य मैं आपको जरूर बता देना चाहूंगी कि पाठा जो है उसमें पाठा उष्णा का दिखना वातश्लेष्म हरि लघु ऐसा बोला है। पाठा ही क्यों चूज किया ये सब बताने में, ऐसा मैं अगर आपको बोलूंगी तो पाठा जो है ना इसका परिणाम जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन पे पक्वाशय पे बहुत ज्यादा दिखता है और हमने अभी तक ये पढ़ लिया है कि लार्ज इंटेस्टाइन या फिर पक्वाशय में जो शोष्यमानत्व है वन्नी का उसके कारण ये रज का पोषण देता है। तो रज के ऊपर ये पाठा का परिणाम बहुत अच्छा दिखता है।
कैसा है कि हम बहुत एक ही तरफ से एक ही द्रव्य को हम हमेशा देते हैं। पाठा बोलेंगे तो हाँ, उसका परिणाम जो है वो लार्जर टेस्टमेंट पे आएगा। उसको यूट्रस के बारे में या फिर इसके बारे में ही लेना देना नहीं है, ऐसा हमको लगता है, लेकिन वैसा नहीं होता है। तो इसी के लिए पूरा फुल एंगल से कोई भी वनस्पति देखना बहुत ज्यादा जरूरी रहती है। कोई भी वनस्पति हम अगर देखते हैं ना, तभी उसका हैबिटेट क्या है, वो वनस्पति का स्वरूप क्या है, यानी वो फल है, श्रब है, या फिर वो बहुत ज्यादा ऊंचा बढ़ने वाला पेड़ है, ऐसा हमको देखना चाहिए उसका स्वरूप कैसा है। तो उसके कारण हमको पता चल जाता है कि ये वनस्पति कैसे काम करेगी। रसवीर्य विपाक तो जरूर है ना, ऐसा मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन आप मुझे बताइए कि ऐसे कितने द्रव्य है जो कटु तिक्त कटु कषाय या फिर कटु तिक्त कटु उष्ण, ऐसा बहुत सारे द्रव्य है कि जिनका रस कटु है, विपाक कटु है और उष्ण वीर्य है, लेकिन सब सेम टू सेम काम नहीं करते हैं। तो ये काम का अलग अलग तरीका हर वनस्पति का क्यों रहता है, क्योंकि उसका हैबिटेट अलग अलग रहता है। पाठा का अगर हैबिटेट हम देखेंगे ना, तो वो साधारण प्रदेश में ज्यादा दिखाया जाता है, जिधर थोड़ा सा मॉइस्चर ज्यादा है उधर पाठा बहुत ज्यादा अच्छे से बढ़ता है। पाठा जो है उसको वेल जैसी रहती है, राइट। सो ये वेल जो रहता है ना, वो जनरल रस के ऊपर काम करने वाली रहती है। जैसे कि गुरुजी हम देखते हैं, गुरुजी भी वेल है, तो विरुद्ध या फिर हम जिसको क्रीपर्स बोलते हैं वैसे है। सो ये जो है ना, ये पहले धातु पर काम करने वाले हमेशा द्रव्य रहते हैं। पाठा भी वैसे ही है, क्योंकि क्रीपर है तो फर्स्ट यानी रस धातु के ऊपर वो काम अच्छे से करती है। कठोर रहने के कारण वो पाचन तो जरूर करेगी, उष्ण रहने के कारण वो अग्नि भी बढ़ाएगी, दीपन करेगी, पाचन करेगी, ये तो वो करेगी। लेकिन इसमें लोको पुरुष साम्य सिद्धांत जो है वो भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। कोई भी वनस्पति में अगर आप देखेंगे कि बैनियन यानी नगरोध का वृक्ष है, तो वो वृक्ष है तो उसका स्थिरत्व बहुत ज्यादा है, तो उसका रसायन कर्म जो है ना, वो बहुत ज्यादा देर तक चलता है, बहुत ईयर्स तक वो काम करता है। अब अगर आमलक के भी देखेंगे, वो वृक्ष है और बहुत ज्यादा अगर ये निसर्ग जैसा अगर कोई क्लाइमेटिक कंडीशंस हो जाए तो भी वो गिरता नहीं है, वो वैसे की वैसे ही रहता है। तो स्थिरत्व गुण उसमें जाता है, और इसी के कारण बहुत जो अस्थि जो धातु है अपने शरीर में जो स्थिरत्व देने वाले है, उसके ऊपर इसका परिणाम अच्छा दिखता है, रसायन कर्म उसका अच्छा दिखता है। लेकिन ये विरुद्ध प्रकार के जो वनस्पति रहते हैं, उसका परिणाम ज्यादा करके रस धातु पर दिखता है। इसी के कारण ये पाठा जो है ना, वो रस के ऊपर काम करेगा। हमने देखते हैं कि रस के कारण ज्वर रहता है, बराबर रस की विकृति का कारण, तो पाठा उत्तम ज्वरग्न होना चाहिए। तो पाठा रहता है उत्तम ज्वरग्न, यस पाठा ही ज्वरग्न, राइट। तो उसके हिसाब से ये पाठा ज्वरग्न है। और भी एक बात है उसमें कि अगर ये नाक इंटेस्टाइन के ऊपर पाठा काम करता है, तो उसमें उदर कम करना चाहिए उष्ण, और भी है कि कोष्ठवात उसको कम करना है, राइट। तो इसी के लिए ये पाठा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और भी एक महत्वपूर्ण की बात है कि पाठा जो है ना, वो रेनी सीजन में आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा अपने आप दरार के ऊपर आ जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है। तो ऐसे रेनी सीजन में जो जो वनस्पति ज्यादा बढ़ते हैं ना, वो जनरली विषग्न रहते हैं। जैसे कि बहुत सारे अलग अलग रान भाजा जिसको हम बोलते हैं, कि जो अपने आप आते हैं उसको तोड़ के, ये जो कर्जत वगैरह से जो आदिवासी या फिर उधर रहने वाले लोग जिनको इसकी पहचान है वनस्पति और मेडिसिनल यूज और उसकी सब्जी कैसे बनाते हैं, वो बना के तोड़ के बहुत बार लेके आते हैं। हम उनसे खरीद के ये मेडिसिनल भी चीज हम बोल सकते हैं इसको, ऐसा जो है वो बनाते हैं। तो ये सब जो है ना, वो रात भाजा जो मिलते हैं वो इस रेनी सीजन में ही मिलते हैं। तो ये रेनी सीजन में मिलने के कारण ये विषग्न रहते हैं, इसी के लिए विषय ऋतु वो उत्पन्न होते हैं। आपको पता है कि ये जो ऋतु है, जो दुर्दिना ऐसा बोला है, मेघागमन ऐसा बोला है, ये जो है ये हमेशा ये करने वाले रहते हैं, विषय उत्पन्न करने वाले हैं। सो विषय अगर निसर्ग में उत्पन्न हो रहा है तो उसका जो आंसर है वो निसर्ग में ही रखा जाता है, और इसी के कारण यही टाइम में ये निसर्ग में ऐसे रान भाजा या फिर मेडिसिनल वेजेस जो है वो अपने आप आ जाते हैं, उगते हैं।
इसमें अलग अलग आप देखेंगे कि शिग्रू का जो पत्ता रहता है उसके भी सर्दी यही टाइम पे किया जाती है, तो वो कृमिग्न है, विषग्न है, इसी के कारण है। तो ये पाठा जो है वो भी विषग्न का है, क्योंकि ये रेनी सीजन में बहुत अच्छे से आता है। और भी पाठा का एक महत्वपूर्ण योगदान है कि पाठा जो है उसका अगर आप पत्ता देखेंगे तो हृदयाकृति है, तो गामित्व के हिसाब से जिसका पत्ता हृदयाकृति है वो हृदय के ऊपर गामित्व बना रहता है, और इसी के कारण पाठा जो है वो रुद्ररुजा ऐसा बोला है। रुद्ररुजा कम करने के लिए पाठा महत्वपूर्ण है। अभी रसजम हृदयम इत्यादि बोला है, पाठा जो है वो रस उत्पन्न करेगा। रस के कारण अगर हृदय उत्पत्ति है, हृदय के जो पोषकांश है वो रस से आते हैं, तो अगर रस धातु अच्छा बनता है तो पाठा जरूर हृदय के ऊपर भी काम करेगा, और इसी के कारण हृदय के ऊपर काम करता है पाठा। और हृदय में मन स्थित है, और इसी के कारण मन के विचार विकृत अगर आते हैं तो मन के विचार विकृति निकालने के लिए ये पाठा बहुत महत्वपूर्ण रहता है। मानस व्याधि ऐसा जब भी हम बोलेंगे ना, तभी हमको ब्राह्मी, शतावरी या फिर जटा मांसी, शंख पुष्पी, ये 3-4 बातें हमेशा सामने आ जाती है। लेकिन ये हिसाब से लोगों जो सामने के हिसाब से हम देखेंगे ना, तो ये पाठा जो है वो भी मानस रोग में बहुत अच्छे से काम करता है। कभी कभार क्या रहता है कि पेट में खराबी होने के कारण अगर तीसरी अवस्था पर अच्छा नहीं हो रहा है तो विचार बहुत ज्यादा आ जाते हैं, निगेटिव विचार हो जाते हैं। टिपिकली पेशेंट को जो गैस पास करता है उसको भी बहुत दुर्गंधी रहती है और विचार खराब रहते हैं। ऐसे सिचुएशन में पाठा बहुत ज्यादा काम करती है। सो इसमें जब भी अन्न के पचन से मन का पोषण होता है, अगर अन्न का पचन बराबर नहीं हो रहा है तो मन का पोषण भी बराबर नहीं होगा, और अगर ऐसी बात है तो मन का पोषण होने के लिए अन्न पचन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसी के कारण अन्न पचन अच्छा करके ये पाठा जो है वो मन पर भी काम कर लेता है। ये पाठा जो है हम किस हिसाब से देखते हैं, ग्रंथि रज के हिसाब से देखते हैं। तो पिपेत ग्रंथार्थ पाठा जो सब ऐसा है, तो ये पाठा जो है वो ग्रंथि रज में भी बहुत अच्छा काम करता है, ऐसा बताया है। हमने देख लिया कि पाठा जो है वो रस पर ऊपर काम करता है, पाठा पक्वाशय पर काम करता है। अगर रस और पक्वाशय पर काम कर रहे हैं तो वो ग्रंथि रज पर भी जरूर काम करेगा, और इसी के कारण पाठा का समावेश जो है वो ग्रंथि रज पर योग जो बताया है उसमें किया गया है। ये सब जो बातें हैं इधर तक ना, कि ग्रंथि रज ये हमने देखी। तो ग्रंथि रज हम जब तक देखते हैं तो इसको एक छोटा सा सिम्टम करके हम बहुत बार इग्नोर कर लेते हैं, लेकिन ऐसा इग्नोर नहीं करना चाहिए उसको, क्योंकि ये जो है वो बीज असमर्थ लाता है, बीज असामर्थ्य लाता है। इसी के कारण बीज अच्छा फलित होना चाहिए, इसी के लिए ये ग्रंथि रज की चिकित्सा करना जरूरी है। और ये ग्रंथि रज की चिकित्सा करते वक्त लक्षण स्वरूप है या व्याधि स्वरूप है, ये देख के हमको ग्रंथि रज का अलग अलग तरीके से विचार जरूर करना है। उसके बाद में हम स्तन विकृति देखेंगे।